दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कपकपी। दिल्ली की तंग गलियों में बसे पुराने मकान की दूसरी मंजिल पर 5 दोस्त एक सर्द शीत की रात में बैठे थे। बाहर हवा की सरसराहट और पेड़ों की डालियों के हिलने की आवाज आ रही थी। अर्जुन, राहुल, प्रिया, कविता और सुमित, ये 5 दोस्त कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। आज उनके पास कुछ नया करने का मन था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यार, हमेशा फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं, अर्जुन ने कहा अपने घुंघराले बालों को पीछे करते हुए। आज कुछ अलग करते हैं। राहुल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अलग मतलब क्या? कहीं घूमने जाना है क्या? नहीं यार, प्रिया ने अपनी लंबी काली बालों को एक तरफ करते हुए कहा, मैंने एक चीज के बारे में सुना है, ओइजा बोर्ड, भूत प्रेत से बात करने का तरीका। कविता की आंखें चमक उठी। वो हमेशा से ही अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। सच में ये कैसे काम करता है? सुमित, जो अब तक चुप था, हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन प्रिया का मन बन चुका था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा बोर्ड निकाला जिस पर अंग्रेजी के अक्षर, नंबर और यस नो लिखा था। साथ में एक छोटा सा त्रिकोणीय टुकड़ा था। मैंने इसे कल ही खरीदा था, प्रिया ने रहस्यमयी आवाज में कहा। सोचा था कि आज सबके साथ ट्राई करेंगे। अर्जुन ने बोर्ड को देखते हुए कहा, लगता है मजेदार है, चलो करके देखते हैं। राहुल थोड़ा हिचकिचाया। उसे ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं था, लेकिन दोस्तों का दबाव था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कविता ने उत्साह से कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, बस मजाक है। सुमित ने आंखें घुमाई। चलो जल्दी करते हैं, रात के 12 बज गए हैं। सभी ने अपने फोन साइलेंट कर दिए और लाइट डिम कर दी। केवल एक मोमबत्ती जलाई और वो भी बहुत धीमी रोशनी दे रही थी। कमरे में एक डरावना माहौल बन गया था। प्रिया ने बोर्ड को बीच में रखा और सभी ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रखीं। कमरे में सन्नाटा था, केवल सभी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। अब क्या करना है? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने कहा, हमें किसी आत्मा से बात करने की कोशिश करनी है, मैं पूछती हूं। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या यहां कोई है? क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सुमित ने व्यंग्य से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक प्लांचेट हिलने लगा। धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर यह यस की तरफ पड़ने लगा। सभी की सांस अटक गई। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो रहा है? कोई इसे हिला रहा है? अर्जुन ने इनकार में सिर हिलाया, मैं तो बिल्कुल नहीं हिला रहा। कविता की आंखों में डर और उत्साह दोनों था। ये वाकई काम कर रहा है। प्रिया ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? प्लांचेट धीरे धीरे अक्षरों पर जाने लगा। RUKMANI। रुक्मणी, कविता ने पढ़ा। ये कौन है? आप कहां से आ रही हैं? प्रिया ने आगे पूछा। इस बार प्लांचेट तेजी से चलने लगा। HEREALWAYS। HERE। यहां, हमेशा, यहां, राहुल ने हकलाते हुए पढ़ा। सुमित अब घबराने लगा था। जो चीज उसे बकवास लगती थी वो अब सच हो रही थी। यार, ये कैसे हो रहा है? कोई ना कोई मजाक कर रहा है। लेकिन सभी ने अपनी उंगलियों को देखा। कोई भी जबरदस्ती प्लांचेट को नहीं हिला रहा था, ये अपने आप चल रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। सभी को ठंड लगने लगी। यार, अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अर्जुन ने कहा अपनी बाहें रगड़ते हुए। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, रुक्मणी, आप यहाँ क्यों हैं? आप क्या चाहती हैं? प्लांचेट अब बहुत तेजी से चलने लगा। अक्षरों पर इतनी तेजी से जा रहा था कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। रिवेंज, माय डेथ, अनजस्ट। बदला, मेरी मौत, अन्याय। कविता ने पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने कहा, यार, मुझे लगता है हमें ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने प्लांचेट को हटाने की कोशिश की तो ये उनकी उंगलियों से चिपक गया। वे इसे हटा नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? सुमित चिल्लाया, ये छूट क्यों नहीं रहा? अचानक कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। तेज हवा चलने लगी जिससे कमरे में रखे कागज उड़ने लगे। मोमबत्ती की लौ तेजी से हिलने लगी लेकिन बुझी नहीं। उसके बजाय ये और भी तेज जलने लगी। प्रिया ने डरते हुए पूछा, रुक्मणी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। NO
कमरे में एक औरत की चीख की आवाज गूंजी, इतनी तेज और डरावनी कि सभी के कान में दर्द होने लगा। सभी दोस्त अब पूरी तरह से घबरा गए थे। वे समझ गए थे कि ये कोई मजाक नहीं है, कुछ वाकई गलत हो रहा था। कविता रोने लगी, हमने क्या कर दिया है। प्लानचेट अचानक रुक गया। कमरे में फिर से सन्नाटा हो गया। खिड़कियां बंद हो गईं, हवा रुक गई, लेकिन ठंड बनी रही और अब सभी को लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा था। पांचों दोस्त अगले 1 घंटे तक बात करते रहे कि क्या हुआ था। सुमित, जो पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से हिल गया था। यार, ये सब कैसे हो सकता है? वो बार बार यही सवाल पूछ रहा था। राहुल ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, शायद हमें इंटरनेट पर पता करना चाहिए कि इस रुक्मणी का क्या मामला है। प्रिया ने अपना लैपटॉप निकाला और गूगल खोला। रुक्मणी भूत दिल्ली टाइप करके सर्च किया। कुछ पुराने अखबारों के आर्टिकल मिले। उन्होंने पढ़ा कि लगभग 30 साल पहले इसी इलाके में रुक्मणी नाम की एक 25 साल की लड़की की हत्या हुई थी। उसके पति ने उसे दहेज के लिए जिंदा जलाया था, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। सच्चाई कभी सामने नहीं आई। ये तो बहुत डरावना है, कविता ने कहा। बेचारी को न्याय नहीं मिला। अर्जुन ने कहा, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना, हमने तो कुछ नहीं किया। शायद हमने उसकी आत्मा को जगाया है, प्रिया ने डरते हुए कहा। ओइजा बोर्ड से मरे हुए लोगों से संपर्क हो जाता है। रात के 3 बज गए थे। सभी थक गए थे और डरे हुए भी थे। उन्होंने तय किया कि अब घर जाना चाहिए। कल फिर मिलते हैं, राहुल ने कहा। शायद रात को सब कुछ ज्यादा डरावना लगता है। सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन जो कुछ हुआ था वो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा था। प्रिया अपने घर पहुंची तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बार बार वो पीछे मुड़कर देखती, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे लगता रहा कि कोई नजर उस पर टिकी हुई है। वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन रात भर उसे अजीब सी आवाजें आती रहीं। कभी कोई चलने की आवाज, कभी कोई फुसफुसाहट। सुबह उठकर उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, रात को कोई घर में चल रहा था क्या? उसकी माँ ने आश्चर्य से कहा, नहीं बेटा, सब तो सो रहे थे, तुम्हें क्यों लगा? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ अर्जुन के साथ भी अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को वो सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, अर्जुन, अर्जुन। वो उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल के साथ सबसे अजीब घटना हुई। वो सुबह उठकर बाथरूम गया तो आईने में उसे कोई और दिखा। एक औरत का चेहरा, बहुत धुंधला, लेकिन साफ तौर पर वहां था। वो चिल्लाकर भागा और अपने माता पिता को बताया, लेकिन जब वे देखने गए तो कुछ नहीं था। तुम्हें सपना आया होगा, उसके पिताजी ने कहा, लेकिन राहुल जानता था कि यह सपना नहीं था। कविता और सुमित के साथ भी ऐसी ही अजीब चीजें हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके आसपास है, उनको देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। दोपहर को सभी दोस्त फिर अर्जुन के घर मिले। सभी के चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी। यार, मुझे लगता है कि कल रात जो कुछ हुआ था उसका असर अभी भी है, प्रिया ने कहा। मेरे साथ भी अजीब चीजें हो रही हैं, राहुल ने अपना अनुभव बताया। सभी ने अपनी अपनी घटनाओं के बारे में बताया। सबकी कहानियां मिलती जुलती थी। ये रुक्मणी हमारे पीछे क्यों पड़ी है? सुमित ने पूछा। शायद हमने उसे परेशान किया है, कविता ने जवाब दिया। ओइजा बोर्ड से उसकी आत्मा को जगाया है। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें फिर से ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। पागल हो गए हो, राहुल ने कहा। कल रात जो कुछ हुआ था क्या वो काफी नहीं था? लेकिन ये सिलसिला तो रुकना चाहिए ना, प्रिया ने कहा। अगर हम उससे माफी मांग दे या उसकी मदद करें तो शायद वो हमें छोड़ दे। सभी ने सोचा कि ये सही बात है। अगर रुक्मणी की आत्मा को न्याय चाहिए तो शायद वे उसकी मदद कर सकें। शाम होते ही वे फिर से ओइजा बोर्ड लेकर बैठ गए। इस बार वे और भी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यह जरूरी है। इस बार जब उन्होंने ओइजा बोर्ड निकाला तो कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और बिजली भी चमक रही थी। सभी ने फिर से अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखी। इस बार प्लानचेट को हिलने में ज्यादा समय नहीं लगा, ये तुरंत चलने लगा। प्रिया ने पूछा, रुक्मणी, क्या आप यहाँ हैं? प्लानचेट तुरंत यस पर चला गया। हमने आपको परेशान किया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, अर्जुन ने कहा। SORRY, नॉट इनफ। माफी काफी नहीं, राहुल ने पढ़ा। कविता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप हमसे क्या चाहती हैं? माई किलर मस्ट पे। मेरे हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, सुमित ने पढ़ा। प्रिया ने पूछा, लेकिन आपके हत्यारे का हमसे क्या लेना देना? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? He is still alive here. वो अभी भी जिंदा है यहाँ, कविता ने पढ़ा।
उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने पूछा, वो कहाँ है? उसका नाम क्या है? रामेश अग्रवाल, नियर हियर। रामेश अग्रवाल, यहाँ के पास, राहुल ने पढ़ा। सभी ने एक दूसरे को देखा। ये नाम उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। प्रिया ने कहा, यार ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है, कहीं सुना है? सुमित ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है। अरे हाँ, ये वही रामेश अंकल है ना जो इसी इलाके में रहते हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं। सभी को याद आया, रामेश अग्रवाल एक 55 साल के आदमी थे जो इसी इलाके में रहते थे। वे बहुत अमीर थे और एक बड़ा कारोबार करते थे। सभी उन्हें एक इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? राहुल ने कहा, रमेश अंकल तो बहुत अच्छे हैं। यू डोंट नो ट्रूथ। तुम सच्चाई नहीं जानते, अर्जुन ने पढ़ा। प्रिया ने पूछा, तो सच्चाई क्या है? आप हमें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये सच है? हिज हाउस बेसमेंट प्रूफ। उसके घर तहखाना सबूत, कविता ने पढ़ा। सुमित ने कहा, यार ये सब बहुत अजीब हो रहा है, हम किसी के घर में सेंधमारी तो नहीं कर सकते। ही विल किल अगेन सून। वो फिर से किसी को मारेगा जल्दी, राहुल ने पढ़ा। उसकी आवाज में डर था। अचानक कमरे में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज टूटी हो। सभी ने देखा कि दीवार पर लगी एक तस्वीर गिर गई थी और उसका कांच टूट गया था। कविता चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? प्लानचेट अब बहुत तेजी से चलने लगा। सेव हिज नेक्स्ट विक्टिम और यू ऑल डाई। उसके अगले शिकार को बचाओ, नहीं तो तुम सब मरोगे, प्रिया ने पढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अगला शिकार कौन है? यंग गर्ल रेड हाउस टुमारो। जवान लड़की लाल घर कल, सुमित ने पढ़ा। राहुल ने कहा, लाल घर? यहां कहीं लाल घर है? सभी ने सोचा। फिर कविता को याद आया, अरे हाँ, यहां से 2 ब्लॉक दूर एक लाल रंग का घर है, वहां एक लड़की रहती है, मीरा, मैं उसे जानती हूं। अचानक बिजली चली गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। केवल एक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम थी। सभी डरकर एक दूसरे के पास आ गए। फिर कमरे में एक औरत की आवाज गूंजी, इतनी साफ कि लगता था कोई वहीं खड़ा है। बचाओ उसे, वरना तुम सबका भी यही हाल होगा। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। सभी दोस्त पूरी तरह से घबरा गए थे। वे समझ गए थे कि ये कोई मजाक नहीं है। रुक्मणी की आत्मा वाकई उनसे मदद मांग रही थी। यार अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है हमें मीरा को चेतावनी देनी चाहिए। लेकिन वो विश्वास करेगी? राहुल ने पूछा। अगर हम कहें कि एक भूत ने बताया है? सुमित ने कहा। और अगर ये सब झूठ हुआ तो? अगर रमेश अंकल वाकई अच्छे हैं तो? कविता ने जवाब दिया। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? अगर वाकई कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सभी ने सोचा कि कविता सही कह रही है। चाहे जो भी हो, उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, अर्जुन ने कहा, कल सुबह हम मीरा से मिलते हैं, उसे किसी तरह से चेतावनी देते हैं। प्रिया ने कहा, और हमें रमेश अंकल के बारे में भी पता करना चाहिए, शायद कुछ सुराग मिल जाए। रात बहुत देर हो गई थी। सभी अपने घर जाने को तैयार हुए, लेकिन सभी को डर लग रहा था। राहुल ने कहा, यार मुझे घर जाने में डर लग रहा है। हम सब साथ में रहते हैं, सुमित ने सुझाव दिया। आज रात यहीं रुक जाते हैं। सभी को यह सुझाव अच्छा लगा। अकेले रहने से ज्यादा डर लग रहा था। उन्होंने अर्जुन के घर में ही रात बिताई, लेकिन रात आराम से नहीं कटी। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई अजीब आवाज आती रहती थी। कभी पैरों की आवाज, कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी किसी के रोने की आवाज। सुबह सभी की आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। सभी परेशान और थके हुए थे। अगली सुबह सभी दोस्त मीरा के घर गए। मीरा 20 साल की एक सुंदर लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसका घर वाकई लाल रंग का था। मीरा ने दरवाजा खोला तो देखा कि 5 लोग खड़े हैं। वो पहचान गई कविता को, क्योंकि वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। अरे कविता, तुम यहाँ? मीरा ने पूछा। कविता ने कहा, मीरा हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकते हैं? मीरा ने उन्हें अंदर बुलाया। सभी ने सोचा था कि मीरा को कैसे बताएं कि उसकी जान खतरे में है, वो भी एक भूत की चेतावनी के आधार पर। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मीरा, तुम्हारी रमेश अग्रवाल से कोई जान पहचान है? मीरा का चेहरा बदल गया। वो थोड़ी परेशान लगने लगी। हाँ, वे मेरे पिताजी के दोस्त हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा, मीरा, ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन हमें लगता है कि वो खतरनाक है। मीरा हंसने लगी। खतरनाक? रमेश अंकल, तुम मजाक कर रहे हो ना, वे तो बहुत अच्छे हैं। राहुल ने कहा, मीरा, हम जानते हैं कि ये अजीब लगता है,
लेकिन हमें कुछ जानकारी मिली है। कैसी जानकारी? मीरा ने पूछा। सभी ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि सच बताना होगा, चाहे मीरा विश्वास करे या ना करे। कविता ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताया। ओइजा बोर्ड, रुक्मणी की आत्मा, चेतावनी, सब कुछ। मीरा पहले हंसी, फिर गुस्सा हुई। तुम सब पागल हो गए हो? भूत प्रेत की बातें कर रहे हो और रमेश अंकल जैसे अच्छे इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो? सुमित ने कहा, मीरा, हम जानते हैं कि ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए सावधान रहना। आज घर से बाहर मत निकलना। मीरा खड़ी हो गई। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहती, तुम लोग जाओ यहां से। सभी दोस्त मायूस होकर वापस चले गए। मीरा ने उनकी बात नहीं सुनी थी। अब क्या करें? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने कहा, चलो रमेश अंकल के बारे में पता करते हैं। अगर रुक्मणी सच कह रही है तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। उन्होंने इंटरनेट पर रमेश अग्रवाल के बारे में खोजा। ज्यादा जानकारी नहीं मिली, सिर्फ ये कि वे एक सफल बिजनेसमैन है और 30 साल पहले इस इलाके में आकर बसे थे। राहुल ने कहा, 30 साल पहले? यही तो वो समय है जब रुक्मणी की हत्या हुई थी। कविता ने कहा, हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए। रुक्मणी ने कहा था कि तहखाने में सबूत है। पागल हो गई हो? सुमित ने कहा, हम चोरी करने नहीं जा सकते। प्रिया ने कहा, चोरी नहीं, सिर्फ देखना है। अगर कुछ मिला तो पुलिस को बताएंगे। शाम होते होते उन्होंने तय किया कि रमेश अग्रवाल के घर का चक्कर लगाएंगे। वे जानते थे कि ये गलत है, लेकिन उन्हें लगता था कि ये जरूरी है। रमेश अग्रवाल का घर एक बड़ा बंगला था। शाम को वे देखने गए तो पता चला कि रमेश अग्रवाल कहीं बाहर गए हुए हैं। घर में अंधेरा था। यार ये गलत है, राहुल ने कहा। लेकिन अगर कोई और मर जाए तो? कविता ने जवाब दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, बस एक बार देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे। उन्होंने घर के चारों तरफ चक्कर लगाया। पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की दिखी जो खुली हुई थी, शायद हवा के लिए छोड़ दी गई थी। सुमित ने कहा, यार मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम बाहर गार्ड करो, प्रिया ने कहा। अगर कोई आया तो सीटी बजा देना। अर्जुन, राहुल, प्रिया और कविता अंदर घुसे। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च चलाई। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। महंगा फर्नीचर, कीमती चीजें, सब कुछ बहुत अच्छा था। तहखाना कहाँ होगा? कविता ने पूछा। उन्होंने पूरे घर में खोजा। किचन के पास एक दरवाजा मिला जो नीचे की तरफ जाता था। ये बंद था, लेकिन चाबी फूलदान में रखी हुई थी। यहाँ होगा, अर्जुन ने कहा। दरवाजा खोला तो नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखी। बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राहुल ने कहा, यार यहाँ बहुत अजीब स्मेल आ रही है। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाना बहुत बड़ा था। एक तरफ कुछ पुराना सामान रखा था, दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। प्रिया ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये भी बंद था, लेकिन चाबी वहीं लटक रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से तेज बदबू आई। टॉर्च की रोशनी में जो कुछ दिखा उससे सभी के होश उड़ गए। कमरे में कुछ पुराने कपड़े पड़े थे जो किसी औरत के लगते थे। एक तरफ कुछ जले हुए अवशेष थे। दीवार पर खून के धब्बे थे जो बहुत पुराने लगते थे। सबसे डरावनी चीज ये थी कि एक तरफ एक डायरी पड़ी थी। कविता ने हिम्मत करके उसे उठाया। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, रुक्मणी अग्रवाल 1994। सभी की सांस अटक गई। ये रुक्मणी की डायरी थी। कविता ने कांपते हाथों से कुछ पेज पलटे। आखिरी एंट्री में लिखा था, रमेश रोज मुझे मारता है। आज उसने कहा है कि दहेज नहीं लाई तो जला देगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता। माँ बाप भी उसका साथ देते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो लोगों को पता चलना चाहिए कि रमेश ने मुझे मारा है। अर्जुन ने कहा, यार ये तो बहुत भयानक है। रुक्मणी सच कह रही थी। राहुल ने कहा, हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। अचानक ऊपर से आवाज आई, कोई घर में आया था। प्रिया ने घबरा कर कहा, यार कोई आ गया। फिर सुमित की सीटी की आवाज आई। खतरे का सिग्नल था। सभी जल्दी जल्दी ऊपर भागे। घर में रोशनी जल गई थी। रमेश अग्रवाल घर आ गए थे। वे बहुत मुश्किल से पीछे के दरवाजे से निकले। सुमित उन्हें इंतजार कर रहा था। भागो यहाँ से, सुमित ने कहा, रमेश अंकल आ गए हैं। सभी वहां से भागे और एक सेफ जगह पहुंचकर रुके। यार अब तो कंफर्म हो गया, कविता ने कहा। अभी भी सांस फूल रही थी। रमेश अग्रवाल ने वाकई रुक्मणी को मारा था। प्रिया ने डायरी अपने पास रखी थी। ये सबूत है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, लेकिन हमने ये चोरी करके निकाला है, पुलिस को कैसे बताएं? राहुल ने कहा, सच बता देंगे, जो भी हो, लेकिन इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। और मीरा? सुमित ने पूछा। उसका क्या? रुक्मणी ने कहा था कि आज उसकी जान खतरे में है। सभी को याद आया, अभी भी दिन बाकी था और मीरा को खतरा हो सकता था। रात के 9 बज गए थे। सभी दोस्त बहुत परेशान थे। एक तरफ उनके पास रुक्मणी की हत्या का सबूत था, दूसरी तरफ मीरा की जान खतरे में थी। सबसे पहले मीरा को बचाना होगा, कविता ने कहा। वे तुरंत मीरा के घर गए। घर में अंधेरा था। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? प्रिया ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, शायद सो गई हो, फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन कितनी भी आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने कहा, यार कुछ गड़बड़ है। इतनी जोर से आवाज लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो जगना चाहिए। सुमित ने पीछे जाकर देखा। यार पीछे का दरवाजा खुला है, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। सभी अंदर घुसे। घर में सन्नाटा था। मीरा कहीं नहीं दिख रही थी। किचन में जाकर देखा तो खाना बना हुआ था, लेकिन अधूरा छोड़ा गया था। लगता था कि मीरा कुछ काम कर रही थी और अचानक कहीं चली गई। कविता ने मीरा के कमरे में जाकर देखा। कपड़े बिखरे हुए थे, जैसे कोई जल्दी जल्दी तैयार होकर गया हो। यार लगता है कि रमेश अग्रवाल उसे ले गया है, प्रिया ने कहा।
अर्जुन ने कहा। अब हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। वे सभी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गए। वहां इंस्पेक्टर शर्मा ड्यूटी पर था। सर, हमें किडनैपिंग की रिपोर्ट करनी है, राहुल ने कहा। इंस्पेक्टर ने उन्हें बैठाया। क्या बात है, सब कुछ डिटेल में बताओ। सभी ने पूरी कहानी बताई। ओइजा बोर्ड, रुक्मणी की आत्मा, रमेश अग्रवाल का सच, मीरा का गायब होना, सब कुछ। इंस्पेक्टर शर्मा पहले तो हंसा। भूत प्रेत की कहानी सुनाकर पुलिस को बेवकूफ बनाना चाहते हो? कविता ने रुक्मणी की डायरी निकाली। सर, ये देखिए, ये रुक्मणी की डायरी है। इसमें साफ लिखा है कि रमेश अग्रवाल ने उसे मारा था। इंस्पेक्टर ने डायरी देखी। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? अर्जुन ने सच बताया कि वे रमेश अग्रवाल के घर गए थे और तहखाने से ये मिली थी। इंस्पेक्टर गुस्सा हुआ। तुमने घर में चोरी की है, ये तो क्राइम है। प्रिया ने कहा। सर, हम जानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन अब मीरा की जान खतरे में है। प्लीज हमारी मदद करिए। इंस्पेक्टर ने सोचा, 30 साल पुराना केस था, लेकिन अगर ये डायरी सच्ची है तो ये एक मर्डर केस था। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा। पहले मैं रमेश अग्रवाल के घर जाकर देखता हूं। अगर मीरा वहां है तो हम उसे बचा लेंगे। सभी दोस्त भी इंस्पेक्टर के साथ गए। रमेश अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा कि सभी लाइट्स ऑन थीं। इंस्पेक्टर ने डोरबेल बजाई। रमेश अग्रवाल ने दरवाज़ा खोला। वो नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंस्पेक्टर ने कहा। रमेश जी, हमें एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट मिली है, मीरा शर्मा। आपको उसके बारे में कुछ पता है? रमेश अग्रवाल का चेहरा एकदम से बदल गया। थोड़ी सी घबराहट दिखी, लेकिन वो संभल गया। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वो कौन है? इंस्पेक्टर ने कहा। क्या हम आपके घर में देख सकते हैं? बिल्कुल, रमेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। इंस्पेक्टर अंदर गया। सभी दोस्त भी साथ गए। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इंस्पेक्टर ने तहखाने के बारे में पूछा। रमेश ने कहा कि वहां सिर्फ पुराना सामान है, लेकिन जब वे नीचे गए तो देखा कि सब कुछ साफ कर दिया गया था। वो छोटा कमरा बिल्कुल खाली था, कोई सबूत नहीं था। सभी दोस्त परेशान हो गए। लगता था कि रमेश ने सब कुछ साफ कर दिया था। इंस्पेक्टर भी कुछ नहीं कह सका। बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। बाहर आकर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो, डायरी है तो सही, लेकिन बाकी कोई सबूत नहीं है और मीरा भी यहाँ नहीं है। अर्जुन ने कहा, सर, लेकिन वो कहीं और हो सकती है। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, हम उसे दूसरी जगह भी ढूंढेंगे। तुम लोग घर जाओ, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सभी दोस्त मायूस होकर वापस गए। लगता था कि रमेश अग्रवाल एक कदम आगे था। रात के 12 बज गए थे। सभी अर्जुन के घर बैठे थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें। अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी। सभी को पता चल गया कि रुक्मणी आ रही है। बिना ओइजा बोर्ड के ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो उसे लेके आया है, पुराने वेयर हाउस में, जल्दी करो। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। प्रिया ने कहा, पुराना वेयर हाउस कहाँ है ये? सुमित को याद आया, यार, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पुराना वेयर हाउस है, बहुत साल से बंद पड़ा है। कविता ने कहा, चलो वहां चलते हैं। राहुल ने कहा, लेकिन इंस्पेक्टर को भी बताना चाहिए। अर्जुन ने कहा, पहले देखते हैं कि वहां क्या है, फिर पुलिस को कॉल करेंगे। रात के 1 बजे सभी दोस्त उस पुराने वेयर हाउस पहुंचे। ये शहर के बाहरी हिस्से में था, चारों तरफ सुनसान था। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में राहत आ गई। रमेश अग्रवाल के पास एक कैन था जिसमें पेट्रोल था। वो मीरा के चारों तरफ पेट्रोल डाल रहा था। सभी दोस्तों की सांस अटक गई। वे समझ गए कि रमेश अग्रवाल मीरा को जिंदा चलाने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रुक्मणी को जलाया था। अर्जुन ने धीरे से 100 नंबर डायल किया और फोन को साइलेंट मोड में रखा। पुलिस को लोकेशन भेजी। कविता ने हिम्मत करके आवाज लगाई, अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? रमेश अग्रवाल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने 5 दोस्तों को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम लोग यहाँ कैसे आए? उसने चिल्लाकर कहा। प्रिया ने कहा, अंकल, मीरा को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? रमेश अग्रवाल हंसने लगा, एक डरावनी हंसी। तुम नहीं समझोगे, उसने कहा। तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। 30 सालों से मैंने अपना सीक्रेट छिपाया था और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। राहुल ने कहा, आपने रुक्मणी को क्यों मारा था? रमेश का चेहरा और भी गुस्साइल हो गया। उस वेश्या ने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की। दहेज के पैसे नहीं लाई, फिर भी बड़ी बातें करती थी। कहती थी कि पुलिस को कंप्लेन करेगी, तो मैंने उसे सबक सिखाया। सुमित ने कहा, लेकिन मीरा का क्या कसूर है? ये मेरे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानने लगी थी। रमेश ने कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में सवाल पूछ रही थी, शायद तुम लोगों ने इसे कुछ बताया था। कविता ने कहा, तो आप इसे भी मार देना चाहते हैं? हाँ, रमेश ने साफ कहा, और अब तुम लोगों को भी मारना पड़ेगा। तुमने बहुत कुछ देख लिया है।
रमेश ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम सबको यहीं मरना होगा, उसने धमकी भरी आवाज में कहा। अचानक वेयरहाउस में तेज हवा चलने लगी। सभी लाइट्स छिलमिलाने लगी। तापमान एकदम से गिर गया। रमेश रुक गया। उसकी आंखों में डर दिखा। ये क्या हो रहा है, उसने कहा। फिर वेयरहाउस में एक औरत की आवाज गूंजी, बहुत साफ और तेज। रमेश, तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है। रमेश की सांस तेज हो गई। चाकू उसके हाथ से गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, रुक्मणी मर गई है। अचानक वेयरहाउस के एक कोने में एक धुंधली आकृति दिखी, एक औरत का सिलुएट जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। रुक्मणी की आत्मा सामने आ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसके कपड़े जले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। एक डरावना दृश्य था। सभी दोस्त डर गए, लेकिन वे समझ गए कि रुक्मणी उनकी मदद करने आई है। रुक्मणी की आत्मा रमेश के पास पहुंची। 30 सालों से मैं इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। तुमने मुझे बेरहमी से मारा था और अब फिर से किसी और को मारने जा रहे हो। रमेश कांप रहा था। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। माफी, रुक्मणी चीखी। जब मैंने तुमसे माफी मांगी थी तो तुमने क्या किया था? मुझे जिंदा जला दिया था। अचानक वेयरहाउस में सब कुछ हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। बॉक्सेस गिरने लगे, मशीनरी हिलने लगी। रमेश डर के मारे चीखने लगा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुक्मणी की आत्मा उसके सामने आ जाती। इस कंफ्यूजन में अर्जुन और राहुल ने मीरा के पास जाकर उसे बांधने वाली रस्सियां काटी। मीरा को कॉन्शियसनेस आ गई। प्रिया ने मीरा के माउथ से कपड़ा हटाया। तुम ठीक हो? कविता ने पूछा। मीरा ने हाँफते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। यह आदमी पागल है, मुझे चलाने वाला था। सुमित ने कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन रुक्मणी की आवाज आई, नहीं, अभी जाना मत, इसे सजा मिलनी चाहिए। रमेश अब फर्श पर गिर गया था। वो रो रहा था और माफी मांग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, पुलिस को सच बता दूंगा। रुक्मणी की आत्मा उसके सामने आई। 30 साल से मैं इंतजार कर रही थी, उसने कहा, लेकिन अब इन बच्चों की वजह से मुझे न्याय मिल सकता है। अगर तुम सच स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रमेश ने तुरंत हाँ कहा, मैं सब कुछ मान लूंगा, प्लीज। उसी समय बाहर से पुलिस की सायरन्स की आवाज आई। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ आ गया था। जब पुलिस अंदर आई तो देखा कि रमेश अग्रवाल फर्श पर पड़ा है और बुदबुदा रहा था। मैंने रुक्मणी को मारा था, मैं गिल्टी हूँ। इंस्पेक्टर ने देखा कि मीरा सेफ है और वो पेट्रोल से घिरी चेयर के पास खड़ी है। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। अर्जुन ने सब कुछ बताया। रमेश अग्रवाल ने मीरा को किडनैप किया था और उसे चलाने वाला था। इंस्पेक्टर ने रमेश को अरेस्ट कर लिया। रमेश अब भी बुदबुदा रहा था। रुक्मणी, माफ कर दो, मैंने सब कुछ स्वीकार किया। लेकिन इंस्पेक्टर को कोई रुक्मणी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ 5 दोस्त और मीरा को दिख रहा था। जब वे सब बाहर निकले तो रुक्मणी की आत्मा एक बार फिर दिखी। इस बार उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, उसने कहा, तुम लोगों की वजह से मुझे न्याय मिला। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और वो पूरी तरह से गायब हो गई। अगले दिन सभी अखबारों में ये खबर छपी। 30 साल पुराना हत्या का मामला सुलझा। रमेश अग्रवाल ने अपना क्राइम स्वीकार कर लिया था। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी रुक्मणी को दहेज के लिए मारा था। उसने उसे जिंदा जलाया था और फिर पुलिस को बताया था कि यह एक्सीडेंट था। 30 सालों तक वो इस सीक्रेट के साथ जीता रहा। धीरे धीरे वो अमीर बनता गया, लेकिन उसका गिल्ट कभी नहीं गया। मीरा को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ डर की वजह से शॉक में थी। मीरा ने सभी दोस्तों से माफी मांगी। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, उसने कहा। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। कविता ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब डर गए थे, कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। इंस्पेक्टर शर्मा भी बहुत इम्प्रेस था। तुम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, उसने कहा। एक 30 साल पुराना केस सॉल्व हो गया। अर्जुन ने पूछा, सर रमेश अग्रवाल को क्या सजा होगी? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मर्डर और किडनैपिंग के केस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, खासकर जब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन बाद सभी दोस्त फिर से मिले। इस बार कोई ओइजा बोर्ड नहीं था। प्रिया ने कहा, यार ये सब कितना डरावना था। राहुल ने कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि रुक्मणी को न्याय मिल गया। सुमित जो पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, अब बदल गया था। अब मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें हकीकत में होती हैं, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, ओइजा बोर्ड तो बहुत खतरनाक चीज है, अगली बार कभी नहीं करूंगा। कविता ने कहा, हाँ लेकिन इस बार अच्छे काम आया, रुक्मणी की मदद हो गई। 1 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रमेश अग्रवाल को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी। उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था।
मीरा बिल्कुल ठीक थी। वो सभी दोस्तों के साथ रेगुलर मिलती रहती थी। वो उनकी ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। पांचों दोस्त अब और भी क्लोज हो गए थे। उन्होंने मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उनकी पूरी जिंदगी याद रहेगा। एक शाम वे सब फिर अर्जुन के घर मिले थे। बातचीत में रुक्मणी का जिक्र आया। यार, रुक्मणी ने हमारी जिंदगी बचाई थी, प्रिया ने कहा। हाँ, राहुल ने कहा। अगर वो हमें वॉर्न नहीं करती तो शायद मीरा ने कहा। मैं रुक्मणी की बहुत शुक्रगुजार हूं, उसकी आत्मा ने मुझे बचाया। कविता ने कहा। शायद यही उसका मकसद था, उसे सिर्फ न्याय चाहिए था। अर्जुन ने कहा। अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। सुमित ने कहा। यार, ये सब कितना अजीब था, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अब विश्वास हो गया? प्रिया ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, सुमित ने जवाब दिया। अब मैं जानता हूं कि कुछ चीजें साइंस से भी बड़ी होती हैं। रात के समय जब सभी अपने घर जाने वाले थे तो बाहर एक ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार ये डरावनी नहीं थी। ये शांत और सुकूनदायक थी। सभी को लगा जैसे कोई उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। मीरा ने कहा, लगता है रुक्मणी अंतिम बार हमसे मिल रही है। हवा में एक धीमी सी विस्पर आई। धन्यवाद। शांति मिली और फिर सब कुछ शांत हो गया। 6 महीने बाद सभी दोस्तों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया था उससे वे मैच्योर हो गए थे। अर्जुन ने साइकोलॉजी में करियर बनाने का फैसला किया। उसे लगता था कि ह्यूमन माइंड और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस के बीच कनेक्शन है। राहुल ने क्रिमिनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने का सोचा। वो ऐसे केसेस सॉल्व करना चाहता था जहां जस्टिस की जरूरत हो। प्रिया ने सोशल वर्क में करियर बनाया। वो विमेन के राइट्स के लिए काम करना चाहती थी, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। कविता ने जर्नलिज्म में करियर बनाया। वो अनसॉल्व मिस्ट्रीज और कोल्ड केसेस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। सुमित ने लॉ की पढ़ाई शुरू की। वो ऐसे केसेस फाइट करना चाहता था जहां गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। मीरा ने भी उनके साथ मिलकर सोशल वर्क में हाथ बटाना शुरू किया। उन सभी ने मिलकर एक एनजीओ बनाया, जस्टिस फॉर ऑल। ये एनजीओ उन केसेस पर काम करता था जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी रह जाती थी या फिर केसेस अनसॉल्व रह जाते थे। उनका पहला केस एक मिसिंग गर्ल का था। पुलिस ने उसे रनअवे केस समझकर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। धीरे धीरे उनका एनजीओ फेमस हो गया। लोग उनके पास मदद के लिए आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई। उसके बेटे की 10 साल पहले मिस्टीरियस डेथ हुई थी। पुलिस ने सुसाइड का केस बनाया था, लेकिन मां को विश्वास था कि यह मर्डर था। मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिली है, औरत ने रोते हुए कहा। प्लीज मेरी मदद करो। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें रुक्मणी की याद आ गई। कविता ने कहा, आंटी, हम आपकी मदद करेंगे, आपके बेटे को न्याय मिलेगा। उस बुजुर्ग औरत का नाम सुनीता देवी था। उसके बेटे राजू की मौत 10 साल पहले हुई थी। पुलिस ने कहा था कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन सुनीता देवी को यकीन था कि किसी ने उसे मारा है। राजू बहुत खुश था, सुनीता देवी ने बताया। उसकी शादी तय हो गई थी, नई जॉब मिली थी, वो सुसाइड क्यों करेगा? अर्जुन ने पूछा, आंटी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी रही थी? पुलिस ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, सुनीता देवी ने कहा। केवल 2-3 दिन में केस क्लोज कर दिया। प्रिया ने कहा, हमें उस केस की फाइल्स देखनी होंगी। राहुल के पिताजी पुलिस में थे, तो उनकी हेल्प से उन्हें केस फाइल्स मिल गई। फाइल्स पढ़ने के बाद पता चला कि वाकई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इग्नोर किए गए थे। राजू के बॉडी पर कुछ मार्क्स थे जो सुसाइड के साथ मैच नहीं कर रहे थे। उसके रूम में भी कुछ चीजें अजीब थीं। कविता ने कहा, यह डेफिनेटली मर्डर केस लगता है। सुमित ने कहा, हमें उस एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वे सब उस जगह गए जहां राजू रहता था। वो एक छोटा सा फ्लैट था, एक पुराने बिल्डिंग में। बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने पर पता चला कि उस रात एक आदमी आया था। उस आदमी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? वॉचमैन ने जो डिस्क्रिप्शन दी उससे एक स्केच बनाया गया। प्रिया ने उस एरिया के लोगों को स्केच दिखाया। एक शॉपकीपर ने बताया कि ये आदमी उसे पहचाना लगता है। ये मनोज है, शॉपकीपर ने कहा। राजू का बिजनेस पार्टनर था। अब सभी को एक लीड मिल गई थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजू और मनोज के बीच बिजनेस को लेकर डिस्प्यूट था। मनोज ने राजू को चीट किया था। कविता ने कहा, शायद मनोज ने राजू को इसलिए मारा था, लेकिन ये सब प्रूव करना आसान नहीं था। 10 साल बाद एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल था। राहुल ने सुझाव दिया, हमें मनोज को कन्फ्रंट करना चाहिए। वे सभी मनोज के घर गए।
मनोज अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। जब उन्होंने राजू के बारे में पूछा तो मनोज का बिहेवियर सस्पिशियस लगा। राजू तो सुसाइड कर गया था। मनोज ने कहा, मुझे क्यों पूछ रहे हो? सुमित ने कहा, हमें पता है कि बस रात आप उससे मिले थे। मनोज घबरा गया। कौन कहता है? ये झूठ है। अर्जुन ने कहा, वॉचमैन ने आपको देखा था। मनोज के चेहरे पर पैनिक दिख गई। ठीक है, मैं उससे मिला था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। प्रिया ने कहा, तो फिर क्या हुआ था, सच बताइए। मनोज थोड़ी देर चुप रहा, फिर सच बताना शुरू किया। हाँ, मैं उस रात राजू से मिला था। हमारे बीच बिजनेस डिस्प्यूट था। वो मुझ पर फ्रॉड का आरोप लगा रहा था। बात बढ़ गई, मैंने उसे पुश किया, वो गिर गया और उसका हेड लग गया। मनोज रोने लगा। मैं डर गया था। मैंने सीन को सुसाइड जैसा बनाया। पुलिस को लगा कि उसने खुद को मारा। सभी दोस्त शॉक्ड थे। 10 साल बाद सच सामने आ गया था। कविता ने कहा, आपको पुलिस के पास सरेंडर करना चाहिए। मनोज डर रहा था, लेकिन उसका गिल्ट इतना ज्यादा था कि वो तैयार हो गया। हाँ, अब मैं सच बताऊंगा। राजू की माँ को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मनोज को पुलिस स्टेशन ले गया। इंस्पेक्टर शर्मा अब उन्हें अच्छी तरह जानता था। मनोज ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। ये एक्सीडेंटल मर्डर था, लेकिन उसने एविडेंस को टैंपर किया था। सुनीता देवी को जब ये पता चला तो वो रो पड़ी। अब मेरे राजू की आत्मा को शांति मिलेगी, उसने कहा। 2 साल बाद सभी दोस्तों का एनजीओ बहुत फेमस हो गया था। उन्होंने कई अनसॉल्व केसेस सॉल्व किए थे। रुक्मणी के केस के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि जब तक न्याय नहीं मिलता, आत्माओं को शांति नहीं मिलती। प्रिया अब एक सक्सेसफुल सोशल वर्कर थी। राहुल ने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पीएचडी कर ली थी। अर्जुन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट बन गया था। कविता एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनी थी। सुमित एक लॉयर बना था जो फ्री में गरीबों के केसेस हाइड करता था। मीरा ने भी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और अब विमेंस राइट्स के लिए काम करती थी। उन सभी की जिंदगी में एक मकसद आ गया था, जस्टिस देना उन लोगों को जो हेल्पलेस हैं। एक शाम वे सब फिर अर्जुन के उसी कमरे में बैठे थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। यार, 2 साल पहले जो हुआ था वो सब कितना डरावना था, प्रिया ने कहा। राहुल ने कहा, लेकिन उसी की वजह से हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिला। कविता ने कहा, रुक्मणी ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। अर्जुन ने कहा, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सुमित ने कहा, अब मैं मानता हूं कि हर चीज का एक रीजन होता है। मीरा ने कहा, अगर उस रात ये सब नहीं हुआ होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती और हम सब इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने होते। अचानक कमरे में एक हल्की सी ठंडी हवा आई, लेकिन ये डरावनी नहीं थी, ये बहुत पीसफुल थी। सभी को लगा जैसे कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। प्रिया ने धीरे से कहा, धन्यवाद रुक्मणी, आपकी वजह से हमें अपनी जिंदगी का मतलब मिला। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। उस रात के बाद उन्हें कभी कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वे जानते थे कि रुक्मणी हमेशा उनके साथ है, उनकी अच्छे काम में मदद कर रही है। आज भी जब वे कोई मुश्किल केस सॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स उनकी हेल्प कर रही है। कभी शब्द अब उनके लिए सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि न्याय और सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी समय लग जाए। उनकी ओइजा बोर्ड अब एक म्यूजियम में रख दी गई है, एक रिमाइंडर के रूप में कि कुछ चीजें इस दुनिया में साइंस से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 5 दोस्तों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। हमेशा न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। रुक्मणी की आत्मा को शांति मिल गई थी और 5 दोस्तों की जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमारी कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी। हर हर